तो नमस्कार दोस्तों, मैं संगीत यादव आप सभी लोगों का आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास में भी भारत का प्राचीन इतिहास और इस इतिहास के बढ़ते हुए क्रम में आज हम देखेंगे महापाषाण काल। हमने पिछली क्लास में देखा ताम्रपाषाण काल, जहां से तांबे की उत्पत्ति, उसके उपयोग और उसके उपयोग इंसान अपने किन किन कार्यों पर किया, वो हमने देखा ताम्रपाषाण काल में। आज हम उसी क्रम में देखेंगे, क्योंकि पाषाणों का काल चल रहा है तो हमें पाषाण से संबंधित जो साक्ष्य होंगे उसे देखना जरूरी है। तो इसी पाषाण के क्रम में अगला जो हमारा पाषाण काल रहेगा वो महापाषाण काल रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए इस क्लास को हम एक साथ रोचक रूप से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? महापाषाण काल। चलिए, तो महापाषाण काल, जिसे कि मेगालिथिक एज भी कहा जाता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, महा महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बड़े पत्थर का युग। ठीक है, मेगालिथिक, इंग्लिश में इसे मेगालिथिक कहते हैं। ठीक है, देखिए मेगालिथिक, जैसे कि आप लोगों को चित्र में भी दिख रहा होगा, बड़े बड़े पत्थर हैं और इन पत्थरों को क्यों ऐसे रखा गया है और इसके रखने का कारण क्या है, ये तो हम जान नहीं सकते। ठीक है, क्या उनका, उस समय के लोगों का क्या दिमाग में चला कि ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे आकार में रख दिया होगा उन्होंने। ठीक है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्यों रखा और रखने के क्या कारण थे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं आगे महापाषाण काल। ठीक है, महापाषाण काल, महापाषाण काल में हम देखेंगे इस काल की जो, इस काल का जो समय रेखा था उससे चालू करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस काल के लोग विशेष रूप से किस क्षेत्र में अपना जो ये विकास है वो किए। ठीक है, चलिए, तो महापाषाण काल, जिसे मेगालिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है, मेगालिथिक मेगालिथिक एज पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमने जब मेगालिथिक को समझा और पढ़ा तो हमें ये समझ में आया कि ये जो मेगालिथिक के लोग और महापाषाण के लोगों का जो स्थान था और जो समय था, सबसे पहले तो समय देखते हैं। जो इनका समय था वो 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, जो कि वैदिक काल वाला समय था। कई जगह 1000 ईसा पूर्व भी इतिहासकारों ने इसे नाम मतलब रखा है इस कम क्रम में, और कई जगह 5000 BC से भी समझते हैं, लेकिन हम 1000 ईसा पूर्व लेके चलेंगे। ठीक है, समय रेखा, समय रेखा 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक का समय महापाषाण काल का समय था। देखा जाता है कि महापाषाण काल के लोगों की जो उपस्थिति थी वो दक्षिण भारत में थी, दक्षिण भारत में थी। और ये क्यों हुई उधर? कहा जाता है कि जब जो डेल्टाई इलाका था वहां इन्हें सुगम रूप से बसने का एक अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, और पहाड़ जो पर्वत थे इन्हें अधिक आकर्षित करते थे। ठीक, जो इनका केंद्र था मुख्य रूप से वो देखा गया दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। और ये एज कांस्य युग और ताम्र युग से लैप करेगा, अक्सर उस समय से ये लैप करेगा महापाषाण का। ठीक है,
दक्षिण भारत में मुख्य रूप से। और दक्षिण भारत में भी जो तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, वो कावेरी के जो कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी का डेल्टा है, उसका ऊपरी क्षेत्र, ठीक है, मुख्य रूप से कावेरी डेल्टा का ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए हम समझेंगे, इसके आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इनका जो महापाषाण काल के समय के लोगों का जीवन कैसा था, ठीक, वो कैसे, मतलब इस काल का नाम महापाषाण पड़ा, ठीक है, क्या ऐसा विशेषता था कि इसका नाम महापाषाण पड़ गया। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, भारत की महापाषाण काल संस्कृति, हम संस्कृति क्यों कहते हैं, संस्कृति इसलिए कहते हैं जैसे कि जो ये हमारा समय है, जिस समय में हम हैं, तो हम जैसे हमारा, जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो पीछे आने वाले हमारे पूर्व, हमारे जो जो संतानें, जो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, वो जब हमारे साक्ष्य मिलेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हम इस समय में कैसे रहते थे, कैसे हमारा खाना पीना था, कैसे हमारा उठना बैठना, और जो हमारे धार्मिक और सामाजिक चीजें थी कैसी थी। तो ये संस्कृति समझ, तो इस ये सारी चीजें संस्कृति कहलाती हैं, ठीक है। तो इसलिए संस्कृति कहते हैं। तो भारत की महापाषाण संस्कृति, इसका जो समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का, ठीक है। और जो इसका केंद्र था मुख्यतः, आप लोगों को देखिए, आप लोगों को ये जो चीजें लिखी हैं इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अगर इससे बाहर आ गया तो आप लोग मुझे कहिएगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं इसमें सारी संपूर्ण रूप से बहुत ही उपयोगी आप लोगों के हर एग्जाम के लिए, छोटी छोटी चीजें मैं इसे पढ़ूंगा और साइड में लिखूंगा भी, ठीक है। आप लोग बस समझते चलिएगा। केंद्र जो था, कावेरी डेल्टा के ऊपरी हिस्सों में बसे लोग महापाषाण के निर्माता कहलाते थे। कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी कहां से निकलती है, आप लोग सर्च कीजिएगा, मुझे तो पता है कावेरी नदी निकलती है, आप लोग बताइए, फिर मैं कल बताऊंगा, ठीक है। हिंट दे देता हूं, कर्नाटक, जगह मुझे आप बताइएगा कहां से निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी। तो जो पाषाणिक लोगों का केंद्र था, वो कावेरी डेल्टा के ऊपरी हिस्सों में बसे लोग महापाषाण के निर्माता कहलाते थे। और इनसे संबंधित और जानकारियां क्या है, ठीक है। जैसे हमने जो थंबनेल था उसमें देखा कि बड़े बड़े पत्थर थे, तो बड़े बड़े पत्थर क्या थे, क्या उन्हें हर जगह पाया गया या विशेष रूप से किसी विशेष स्थान पे देखा गया, ठीक है, जो महापाषाण थे। तो जानकारियां हमें ये देख के समझ में आती हैं कि इन्हें इन्हें पत्थरों को, इन्हें मतलब पत्थरों को, कब्रों का बड़े बड़े, इन पत्थरों को कब्रों का बड़े बड़े टुकड़ों से घिरे होने के कारण इस काल को महापाषाण काल कहा जाता है। कब्रों के ऊपर, जैसे ये कब्र होती थी तो यहाँ पत्थर गाड़ते थे और इसे घेर देते थे कब्र को, ठीक है, जिससे इसे महापाषाण काल कहा गया, महापाषाण काल कहा जाता है। इन कब्रों से केवल कंकाल ही नहीं, मृदभांड एवं लोहे की वस्तुएं भी मिलती है। महापाषाण का जो काल का जो समय था, वो वैदिक काल, जिसे लौह युग भी कहा जाता है, उस समय का समय था महापाषाण काल, ठीक है। तो जब इन कब्रों को, हमें कौन सी चीजें कब समझ में आती हैं, इतिहास के क्रम में देखा जाए तो इतिहास हमें तब समझ में आता है जब वहां से चीजें हमें साक्ष्य और लिखित या साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती है, तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, इनके अनुसार इतिहास उस समय का ऐसा रहा होगा, जीवन ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो उस समय जब कब्रों को खोदा गया और वहां देखा गया तो हमें ये मिला कि इस समय कब्रों से केवल कंकाल नहीं, मृदभांड एवं लोहे की वस्तुएं भी मिली, ठीक है। कब्रों से
कब्र जो थे, कब्रों के साइड साइड पत्थर लगा था, पत्थर लोग गाड़ते थे, ठीक है। कब्रों के कब्रों से केवल कंकाल ही नहीं, मृदभांड मृदभांड एवं लोहे की वस्तुएं भी मिली, ठीक है। तो लोहे की वस्तुएं क्यों मिली? लोगों का ये मानना होगा कि जैसे जैसे आज भी हम, कोई खत्म हो जाता है हमारे घर में और उस आदमी को किसी वस्तु या किसी इंसान से प्रेम रहता है, तो इंसान से अगर प्रेम रहा तो बातें की जाती है कि उनसे उनका वो प्रिय था, तो लोग याद करते हैं, अरे तुम्हारे वो प्रिय थे तुमको, ठीक है, तुम्हें वो बहुत प्रेम करते थे। और जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए प्रिय, तो लोग उस आज भी कहीं कहीं होता है कि उस वस्तुओं को इंसान के साथ उसी जगह रख दिया जाता है और उसे अंतिम संसार संस्कार उसका कर दिया जाता है। तो उस समय भी ऐसा मान्यता था कि लोगों के सामानों को उनके लाशों के साथ गाड़ेंगे तो ऊपर जाके वो उसके लिए प्रिय होगा, उसे उसे याद दिलाएगा या उसकी रक्षा करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा कुछ रहा होगा। ऐसी मान्यताएं हैं भाई। मृदभांड एवं लोहे की वस्तुएं भी मिली, ठीक है, कंकाल के साथ, जो कब्र में कंकाल थे उनके साथ, ठीक है। महापाषाण काल, अब एक कुछ चीजें अलग से हम समझते हैं कि महापाषाण काल क्यों महत्वपूर्ण था, ठीक है, क्या क्या चीजें थी उस समय, कैसी संस्कृतियां थी, कैसा जीवन था, ठीक है। महापाषाण काल एक विशाल पत्थर, महापाषाण एक विशाल पत्थर होता है, ठीक है, जिसका उपयोग स्मारक या संरचना के निर्माण में किया जाता है, ठीक। एक बड़ा पत्थर होता है, ठीक, जिसका उपयोग स्मारक, स्मारक मतलब चिन्ह के रूप में, किसी व्यक्ति या किसी जगह के चिन्ह के रूप में उसे स्मारक कहते हैं, ठीक है, स्मारक या संरचना के निर्माण में किया जाता है, ठीक। इस प्रकार की संरचनाएं इस प्रकार की संरचनाएं मुख्य रूप से नवपाषाण काल में निर्मित हुई। ये जो महापाषाण काल का जो समय था वो एक प्रॉपर 1000 ईसा पूर्व, मैंने बोला ना कि मुख्य रूप से 1000 ईसा पूर्व हम नहीं कह सकते। वो चीजें महापाषाण काल, जो कब्रों के ऊपर पत्थरों को घेरा करना या वहां पे पत्थर लगाना, वो नवपाषाण काल से ही जारी थी, लेकिन मुख्यतः 1000 ईसा पूर्व में वो अधिक रूप से प्रसारित होने लगी, ठीक। इस प्रकार की संरचनाएं मुख्य रूप से नवपाषाण काल में निर्मित हुई। जो मेगालिथिक का एज था वो न्यूलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो हाईलाइट और सबसे ज्यादा जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो न्यूलिथिक मेगालिथिक एज, एक जो कि 1000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ, उस समय से प्राप्त होते हैं। और वो कहाँ प्राप्त होते हैं? मुख्य रूप से दक्षिण साउथ वाले एरिया में, ठीक। इस प्रकार की संरचनाएं मुख्य रूप से नवपाषाण काल में निर्मित हुई। और ताम्रपाषाण युग, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो महापाषाण काल था, महापाषाण जो काल था वो नवपाषाण काल, कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो ब्रॉन्ज एज था, ठीक है। ब्रॉन्ज जो कि तांबा और एल्यूमिनियम से मिला के बनता है, कांस्य से ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज। कांस्य युग और लौह युग तक जारी रहा। लौह युग वैदिक वाला समय स्टार्ट कहां से हुआ? नवपाषाण से लौह युग तक जारी रहा, ठीक है। भारत, अब देखते हैं हम जो महापाषाण काल थे, हमें ये साक्ष्य मिलते हैं कि कुछ कुछ स्थानों पे अलग अलग पत्थरों को अलग अलग रूप में गाड़ा गया था कब्रों के साथ,
ठीक है। जैसे कुछ जगह चौकोन बना देते थे, तो कुछ जगह एक पत्थर मिलते थे, तो कहीं कहीं अधिक पत्थरों को एक वृत्ताकार में ही उसे आकार दिया जाता था। तो उन प्रकारों को अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। उन पत्थरों का जो बनावट था उसे अलग अलग नाम दिया गया। तो हम देखते हैं कि वो प्रकार क्या थे महापाषाणों के, वो पत्थरों के प्रकार क्या थे गाड़ने के अनुसार उसके प्रकार क्या क्या थे, ठीक है। भाई ये रहा होगा कि कोई आदमी किसी घटना से खत्म हुआ होगा, कोई किसी घटनाओं से उसकी मृत्यु हुई होगी, तो घटनाओं के अनुसार ही पत्थरों को गाड़ा जाता रहा होगा, शायद ऐसा कुछ होता हो, तो उनके प्रकार डिसाइड कर दिए हो लोग। भारत में पाए जाने वाले महापाषाणों के प्रकार। महापाषाण संरचनाओं को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला जो था वो बहुपाषाण प्रकार, मतलब बहुत, और दूसरा जो था एक पाषाण प्रकार, ठीक है। कौन कौन से प्रकार थे महापाषाण के? दो प्रकार, पहला बहुपाषाण प्रकार और दूसरा एक पाषाण प्रकार, ठीक है। नाम आप लोग याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि महापाषाण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? एक होता है बहुपाषाण प्रकार, एक पाषाण प्रकार, ठीक है। और जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे कि सीजीपीएससी और भी जो एग्जाम होते हैं स्टेट पीएससी लेवल के, वहाँ आप पहले महापाषाण का क्रम लिखें, फिर वो कहाँ मुख्य रूप से पाए गए उसके प्रकार, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला जो प्रकार था बहुपाषाण प्रकार, दूसरा था एक पाषाण प्रकार। हम देखते हैं बहुपाषाण प्रकार। बहु इसे दूसरे कलर में कर देता हूं, दिख नहीं रहा है, ठीक है। बहुपाषाण प्रकार, ठीक है। बहुपाषाण प्रकार इसलिए इसका नाम पड़ा होगा कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि बहुपाषाण प्रकार नाम इसलिए दिए होंगे कि कपड़ों के साथ जो कि पाषाणों का जो एक संख्या था वो अधिक रहा होगा, ठीक। तो इसे बहुपाषाण प्रकार कह सकते हैं, बहुपाषाण प्रकार, ठीक है। तो चलिए पहला जो था बहुपाषाण प्रकार में वो डोलमेन डोलमेन प्रकार का, ठीक। आप लोग देख सकते हैं डोलमेन ऐसा था, डोलमेन, ठीक है। मुख्यतः जो डोलमेन है वो भारत में कम देखा गया है, जो बाहरी जो देश है पश्चिम तरफ के वहां अधिक देखा गया है, ठीक है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे लोग मतलब इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे रखे होंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर, सोचने वाली बात है, ठीक है। उस समय के लोग बलशाली भी बहुत थे, ताकत वाकत, और हम देखे थे कि हम जो थे वो हमारे जो पूर्वज थे होमोसेपियंस, जो कि होमोनॉइड से, जो कि बंदर का एक प्रकार था उस वहाँ, वो हम थे, तो ताकत भी बहुत थी उस समय के लोगों के पास, ठीक है। तो पहला जो प्रकार था डोलमेन, ठीक, डोलमेन, डोलमेन, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस प्रकार के विशालकाय पत्थर जो आमतौर पर 3 या अधिक खड़ी चट्टानों, देखिए ये खड़ी है ना चट्टाने, ये 3 या अधिक खड़ी चट्टानों और एक बड़े सपाट क्षैतिज क्षैतिज ठीक है, लंबवत क्षैतिज, ठीक है, सपाट क्षैतिज शीर्ष पत्थर द्वारा समर्थित होते हैं, एक ही कक्षा वाले मकबरे में बनाए गए थे, एक ही कक्षा वाले मकबरे में बनाए गए थे, ठीक है। जो मकबरा होता था, से मकबरा हम कह सकते हैं, कब्रों के आसपास जो डिजाइन या वो देता था वो मकबरे थे, एक ही कक्ष वाले मकबरे में बनाए गए थे, ठीक है। तो डोलमेन क्या है? डोलमेन क्या है? डोलमेन
डोलमेन प्रकार के जो पत्थर पाषाण जो प्रकार थे वो दो दो या उससे अधिक पत्थरों को गाड़ा जाता था कब्रों के साइड साइड, अधिक पत्थरों को खड़ी चट्टानों और एक सपाट छठी पत्थरों को खड़ा किया जाता था, खड़ा कर उस पर एक क्षैतिज पत्थर रखा जाता था। ठीक है, तो ये पहला प्रकार था डोलमेन। अब देखते हैं दूसरा प्रकार जो कि स्तूप 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 ठीक है, दूसरा स्तूप मानव निर्मित पत्थरों का ढेर तब ये पत्थर के ढेर रहे होंगे, ऐसे पत्थरों का ढेर जिसे केयर्न कहा जाता है, केयर्न कहते थे इसे, केयर्न 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 कहा जाता है। अक्सर शंकु के आकार का होता है, शंकु, ये शंकु ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, देख लिया आज लोग, केयर्न, इसे केयर्न कहते थे, केयर्न 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 ठीक है, हिंदी में स्तूप कहते हैं। और ऐसे जो थे, जो स्तूप प्रकार के जो महापाषाण थे, कब्रों के जो वो थे, कब्रों के मेरे ख्याल से इसके अंदर जो यहाँ पे कब्र रही होगी, यहाँ पे कब्र होगी और उसे घेर दिया गया होगा स्तूप का डिजाइन देके। तो ऐसे जो केयर्न थे वो कहां से प्राप्त हुए हैं भारत में? ओटियाम्बकम चेन्नई। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कहां प्राप्त हुए हैं, ओटियाम्बकम चेन्नई। ठीक है, अगला है तीसरा प्रकार, ये बहुपाषाण प्रकार हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे पत्थरों के साथ बहुपाषाण। उसमें पहला हमने क्या देखा था, पहला हमने डोलमेन देखा, दूसरा स्तूप, अब हम तीसरा देखेंगे क्रोमलेच प्रागैतिहासिक महापाषाण संरचनाओं के लिए ब्रिटिश शब्द क्रोमलेच है। ये एक ब्रिटिश शब्द है, ग्रीक ब्रिटिश वर्ड है क्रोमलेच। ठीक है, क्रोमलेच, जहां क्रोम का अर्थ मुड़ा हुआ, ऐसे मुड़ा हुआ, और लेच का अर्थ पत्थर की पट्टी, मुड़ी हुई पत्थर की पट्टियां। ठीक है, क्रोमलेच का अर्थ होता है। एग्जाम में पूछ दिया कि क्रोमलेच क्या है, अलग से पूछ दिया, तो क्रोमलेच आप लोग लिखिएगा, क्रोमलेच वह महापाषाण पत्थर है जो कि मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुए आकार में गाड़ा जाता है। ठीक है, क्रोमलेच देख रहे हैं आप लोग, क्रोमलेच ऐसा रहता है। क्रोमलेच यहाँ पे कब्र होगी, उसके साइड साइड पत्थरों को गाड़ दिया जाता है, फिर या तो क्षैतिज पत्थर रखा जाता है उसके ऊपर ऐसे। ठीक है, क्रोमलेच। तो हमने क्या क्या देखा इसमें लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला डोलमेन, दूसरा स्तूप, बहुपाषाण में हम लिख लेते हैं बहुपाषाण प्रकार, पहला डोलमेन, दूसरा केयर्न
स्तूप भी कहते हैं इसे। ठीक, तीसरा क्रोमलेच। ठीक, डोलमेन ऐसा रहता था, पत्थरों को रखते थे इसके ऊपर, स्तूप क्योंकि ऐसा रहता था। क्रोमलेच साइड साइड पत्थर रहते थे। ठीक है, ठीक, क्रोमलेच। फिर अगला हम चौथा देखते हैं, सिस्ट। सिस्ट तो ये कैसा होता था? शवों को रखने के लिए सिस्ट या किस्ट का उपयोग किया जाता था। यह अन्य स्मारकों से जुड़ा हो सकता था, अन्य स्मारकों से जुड़ा हो सकता था। जैसे पहले पत्थर रखते थे आइट साइड, फिर अलग से और पत्थर रखते थे सिस्ट में। मतलब पत्थरों का, पहले तो कब्रों के पास छोटे छोटे पत्थर रखते थे, छोटे छोटे पत्थरों से घेरते थे, फिर उससे थोड़े से बड़े पत्थरों से घेरते थे। ठीक, अगला जो क्रम था, फिर उन पत्थरों से भी बड़े बड़े पत्थरों से घेरते थे, तो वो शिष्ट रहे होंगे, जिसे किष्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये प्राप्त कहाँ कहाँ हुए? ब्रह्मगिरी सिस्टर, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। ठीक, ठीक, अब हम देखते हैं अगला, एक पाषाण, एक पाषाण प्रकार, जिसे अखंड प्रकार के महापाषाण भी कह सकते हैं। एक पाषाण प्रकार, हमारा बहुपाषाण प्रकार खत्म हुआ, जिसमें कि हमने डोलमेन, केयर्न, ठीक है, डोलमेन, केयर्न और क्या, क्रोमलेच और सिस्ट देखा। क्या क्या देखा हमने? डोलमेन, केयर्न, क्रोमलेच और चौथा क्या? सिस्ट, सिस्ट प्रकार। ठीक है, अब हम देखेंगे एक पाषाण, एक पाषाण प्रकार। ठीक, उसमें पहला है मेनहीर। मेनहीर, मेनहीर एक अखंड पत्थर की संरचना होती है जो सीधी खड़ी होती है। ठीक है, देखिए, ये विभिन्न आकारों और अनियमित, अनियमित नियम से नहीं, अनियमित मतलब बिना कोई नियम से ऐसी खड़ा कर देते थे कब्रों के पास। ठीक है, बिना नियम से, ये नहीं कि डिजाइन दिए उसको या उस पर कुछ और रखे, बिना अनियमित। ये विभिन्न आकारों और अनियमित वर्गाकार आकृतियों में आते हैं, जो अक्सर ऊपर की ओर पतले होते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, ऊपर की ओर पतले होते हैं। ठीक, ये केयर्न है, और ये मिले कहां कहां भारत में? उदाहरण, एल्लारिगुडेम तेलंगाना, एल्लारिगुडेम कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, स्टोन सर्कल, पत्थर सर्कल, ये तो मेनहीर हो गया, जो कि एक पत्थरों को ऐसे ही खड़ा कर देते थे, एकल पत्थर, मेनहीर। अब मेनहीर आप लोगों को बोलेंगे तो समझ जाना कि एक एक पत्थर, मेनहीर, मेनहीर, हीर आप लोग ऐसे कोड भी बना सकते हैं, मेनहीर, हीर एक, मेनहीर, मेनहीर। उदाहरण, एल्लारुगुडेम तेलंगाना, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ यहीं प्राप्त हुई होगी, और भी जगह मिली होगी, लेकिन उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। मेनहीर तो बहुत, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मेनहीर है, महापाषाण में मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी हमें। ठीक है, लेकिन हम उदाहरण के रूप में एल्लारुगुडेम तेलंगाना ये देख रहे हैं। अब देखते हैं स्टोन सर्कल, पत्थर सर्कल, दूसरा। ठीक है, पत्थर सर्कल, यह वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित खड़े पत्थरों से बना है। पत्थरों को वृत्त, दीर्घवृत्त के आकार में या
फिर वृत्त के चाप पर रखे गए 4 पत्थरों के समूह के रूप में भी रखा जा सकता है। उदाहरण मध्य प्रदेश के जुना पानी में। ठीक है, देखिए जो महापाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो बहुत जगह से मिले। उत्तर भारत में भी मिले, उत्तर भारत के थोड़े ऊपर गए जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं मिले, बुर्जहोम वगैरह जगहों में। हमने देखा ना कि महापाषाण जो काल था, महापाषाण की जो संरचनाएं थी वो नवपाषाण काल से ही मिलना चालू हुई और लौह युग तक रही, लौह युग। ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो महापाषाण काल की जो संरचनाएं थी वो अधिक दक्षिण भारत में देखी गई। ठीक है, दक्षिण भारत में 1000 ईसा पूर्व से वो लगभग वो जो समय था 1000 ईसा पूर्व, वो चोल और पांड्या वाला समय था, चोल पांड्या वाला। हम आगे पढ़ेंगे चोल पांड्या जो कि साम्राज्य था दक्षिण का, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे। ठीक है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, जो ये सर्कल वाले पत्थर थे वो मध्य प्रदेश के जूना पानी में उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, ऐसे थे। दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ? ये कब्र रही है, कब्रों के कब्र होगी बीच में, कब्रों के साइड साइड सर्कल बना के पत्थरों को गाड़ा गया है। ठीक है, अब देखते रहते हैं महत्वपूर्ण स्थल जो है महाभारत महापाषाण, सॉरी महाभारत बोल रहा हूँ, भारत के महापाषाण स्थल। ठीक है, सबसे पहले उत्खनित महापाषाण काल स्थल तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले में स्थित आदिचल्लनूर था। आदिचल्लनूर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि आदिचल्लनूर बहुत जरूरी क्यों है हमारे लिए। ठीक है, जो पहला जो स्थान था, ठीक है, महापाषाण काल का जो उत्खनन किया गया और वो जो पहला स्थान था वो था, प्रथम स्थान वो था तमिलनाडु जिले का, तमिलनाडु का तिरुनेवेली जिला, तिरुनेवेली जिला। और वो स्थान कौन था? आदिचल्लनूर, आदिचल्लनूर, आदिचन्नलूर, आदि आदिचन्नलूर। ठीक है, आदिचन्नलूर कहाँ था? ये तमिलनाडु, जो प्रथम उत्खनित था, उत्खनित स्थान महापाषाण काल। 1975 में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी के उत्खनन से हमें प्रारंभिक दक्षिण भारत की संस्कृति को समझने में मदद मिली। ठीक है, महापाषाण कालों को समझने के जो अवसर प्रथम बार प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए? हमें मुख्यतः रूप से जो अच्छे से समझने को मिले वो कहाँ से समझने को मिले? जब कर्नाटक के ब्रह्मगिरी का उत्खनन हुआ। ब्रह्मगिरी जो पर्वत एक जगह है कर्नाटक में, पर्वतों वाला स्थान था, वो था ब्रह्मगिरी। जब वहां उत्खनन हुआ तो वहां से प्रथम बार और अच्छे से उजागर हुआ महापाषाण काल और उसे अच्छे से समझा गया। ठीक है, 1975 में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की उत्खनन से हमें प्रारंभिक दक्षिण भारत की संस्कृति समझने में मदद मिली। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले महापाषाण स्थलों की सूची निम्नलिखित है। मैंने आप लोगों को बताया कि महापाषाण काल से संबंधित जो पत्थरों की संरचनाएं थी वो भारत देश में बहुत जगहों से मिली, बहुत सारे जगहों से, कहीं 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 बहुत सारे स्थानों से, लेकिन जो मुख्यतः मिली वो दक्षिण भारत से। ठीक है, तो जो कहाँ कहाँ मिली है देखते हैं। जैसे झारखंड में सराई काला, झारखंड में सेराई काला। वैसे ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में देवधुरा, देवधुरा उत्तराखंड, यूके, ये यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है ना, उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्दी हवा लिखा है, कोल्डी हवा, बेलन घाटी वाला जो इलाका था, बांदा। ठीक है,
मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी जिले। ठीक है, ताम प्रसारणकालीन सामग्री मिली, सामग्रियां। केरल में त्रिशूर, केरल में त्रिशूर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, महापाषाण के लिए केरल के त्रिशूर को आप लोग, केरल का जो त्रिशूर है ना, वो महापाषाण के जो सामग्रियां और जो अवशेष मिले हो त्रिशूर में, मुख्य रूप से केरल के त्रिशूर में अधिक मिले। ठीक है, केरल में त्रिशूर और कुन्नूर, कुन्नतूर। ठीक है, कश्मीर में वजतल, बुर्जहोम और ब्रा। ठीक है, वैसे ही कर्नाटक देखिए, कश्मीर में बुर्ज, वजतल, बुर्जहोम और ब्रा। कर्नाटक में मास्की, ठीक है, हल्लूर, चंद्रवल्ली, हायर बेनिकल। कहाँ कहाँ कर्नाटक में, मैं लिख देता हूँ, कर्नाटक बहुत जरूरी है, इधर लिखता हूँ। कर्नाटक में कहाँ कहाँ, कर्नाटक में कहाँ कहाँ मिला, कर्नाटक में मिला मास्की, हल्लूर, चंद्रवल्ली, हायर बेनिकल, हायर बेनिकल एक साथ है ना, बेनिकल, हायर बेनिकल। ठीक है, कुर्ग, ठीक है, कुर्ग, हिंगाडेहल्ली, हिंगाडेहल्ली और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मगिरी। वैसे ही आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, चित्तूर, तिरुपति, मालांगिरीपल्ले, माल्यागिरीपल्ले, वीरकुप्पम, अमरावती। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, चित्तूर, तिरुपति, माल्यागरीपल्ले, विरुकप्पम, अमरावती। ठीक है, जूना पानी, खापा, बाहुर, माहुरझारी और नाई कुंड नागपुर के पास स्थित है। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में भी कुछ स्थल मिले। ठीक, ये महाराष्ट्र का इलाका था, महाराष्ट्र में जहाँ महापाषाण काल संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ कहाँ, जूना पानी, खापा, माहुरझारी। जूना पानी, खापा, माहुरझारी, नाई कुंड। आप लोग बार बार याद करेंगे ना तो स्थान याद हो जाएंगे, आसानी से तो याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ कुछ स्थान याद हो जाएंगे, जो कि जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें उदाहरण के तौर पे लिखने के लिए। ठीक है, सही, तमिलनाडु में आदि चल्लनूर, मैंने आप लोगों को बताया ना। ठीक है, तमिलनाडु में आदि चल्लनूर, आदि चल्लनूर, कलश समाधान, हम कलश समाधान, समाधान है, समाधान, समाधान क्या है इसको समझेंगे, जो कलश समाधान है। ठीक है, कलश समाधान क्या है इसको समझेंगे, अभी बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सानूर, कोंडुमानल और पेरुम्बैर और पयमपल्ली। ठीक, तमिलनाडु में आदि चल्लनूर आप लोग याद रखना, बस आदि चल्लनूर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जूना पानी को याद रखना, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और तिरुपति को याद रखना, कर्नाटक में आप लोग ब्रह्मगिरी, चंद्रवल्ली को याद रखना। ठीक, कश्मीर में आप बुर्जहोम को याद रखना, केरल में त्रिशूर को याद रखना, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और कोल्डी हवा को याद रखना। बाकी झारखंड और उत्तराखंड को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो नहीं उतना पूछेगा। ठीक है, महापाषाण काल से संबंधित अन्य जानकारियां। ठीक, जैसे कि हमें किसी जो काल होते हैं उसमें बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं, तो महापाषाण काल में कौन कौन सी जानकारियां मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं, संस्कृतियां उनकी, उनका जीवन कैसा था और वो कैसे अपने जो विकास के क्रम को आगे बढ़ाते थे और अपनी चीजों को वो अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग में लाते थे, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो विभिन्न जानकारियां हमें क्या, अन्य जानकारियां वो क्या है, विभिन्न दफन परंपराएं अलग अलग सामाजिक और जाति समूहों का संकेत दे सकती हैं। ठीक, वो कैसे दे सकती हैं, मैंने आप लोगों को बताया ना, बहुपाषाण के जो प्रकार थे,
ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जातियों और प्रथाओं का अलग अलग जो बहुपाषाण जो प्रकार थे, महापाषाण के जो प्रकार थे, वो डिसाइड करते हो कि ये प्रकार इस जाति और ये प्रथा का रहा होगा। ठीक है, संकेत दे सकती है, लेकिन अभी तक शवों या कब्रों की दिशा के संबंध में कोई निश्चित क्षेत्रीय परंपराएं नहीं देखी गई है। ठीक है, ये इमारतें और मृतकों के साथ दफनाए गए अवशेष परलोक और पुनर्जन्म की व्यापक रूप से प्रचलित धारणाओं के प्रमाण हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कब्रों के साथ बहुत सारे सामान को दफनाते थे, सामानों को, तो हो सकता है कि वो सामान उनके प्रिय रहे हो, और ये ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी पसंदीदा चीजें हो, वो अगर दफनाया जाए तो वो दोबारा जन्म ले या परलोक में उसे शांति मिले। ठीक है, ये लोग संभवतः किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से ही बसे होंगे और नए संसाधनों की तलाश में पलायन कर गए होंगे। ठीक है, जैसे अस्थायी रूप से किसी स्थान में बसे होंगे ये, ठीक, और वहां के जो अवशेष और जो वहां मिट्टी की उपयोगिता रही होगी, क्योंकि उस समय वो कृषि अच्छे रूप से चालू कर दिए थे और एक अच्छे विकसित हो गए थे, तो जब वहां का कृषि से मिट्टी के स्वरूप में जब परिवर्तन हुआ होगा और कृषि या उनके दैनिक चीजों में उतना चीजें नहीं मिलती रही होंगी, तो वो स्थानों में परिवर्तन कर दिए होंगे। ठीक है, और नए संसाधनों की तलाश में पलायन कर गए होंगे। ठीक, जब उन्हें संसाधनों की कमी या समान सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उनके आवास स्थलों और घरों का निर्माण अपेक्षाकृत अस्थायी था। ठीक, इन कब्रों की सामान्य विशेषताओं में विशिष्ट प्रकार के बर्तनों की उपस्थिति शामिल है। अर्थात बर्तन वैसे उस समय कैसे होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन पहले क्या होते थे, उतने डिजाइन नहीं दे पाते थे लोग, लेकिन इस समय बर्तनों की डिजाइन भी बनाना सीख गए थे। ठीक, तो डिजाइन से समझ में आता है कि मिट्टी के बर्तन तो रहे होंगे, लेकिन महापाषाण काल में थोड़ा उसे एक अलग रूप या ढंग में बनाया गया होगा, पत्थरों के प्रकार बदल गए होंगे, कोई इस प्रकार का, हर चीजों को पकाने या बनाने या रखने के लिए अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए गए होंगे। महापाषाण युग के लोगों में गांव बसाना आम बात थी, ग्रामीण जीवन था ये। ठीक है, महापाषाण युग के लोग चावल, गेहूं, रागी की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? चावल, गेहूं और रागी, रागी से इंपॉर्टेंट, रागी। ठीक है, और गधे और भैंस जैसे जानवरों को पालतू बनाते थे। गधे, हम आगे और देखेंगे पशुपालन, गधे भैंस जैसे जानवरों को पालतू बनाते थे। महापाषाणिक कब्रों में लोहे की वस्तुओं की खोज लौह युग से संबंध का संकेत देती है। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तनों सहित विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन महापाषाण संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उस समय के जो बर्तन थे, लाल और काले काले रंग के मिट्टी के बर्तन, महापाषाण काल की विशेषता थी। ठीक, संस्कृति से जुड़ी थी। अब मृदभांड देखते हैं। मृदभांड मिट्टी के जो बर्तन थे, वेर, उस समय जो मृदभांड प्राप्त हुए वो कुल 104 स्थलों से मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने? 104। हमारे सोर्सेस आर.एस. शर्मा की बुक है। ठीक है, उनसे बाहर नहीं है कुछ भी। ठीक, ये वन डे एग्जाम के लिए काफी है, महापाषाण काल से संबंधित जितने भी बिंदु हैं वो काफी है। ठीक, कुल 104 स्थलों से मृदभांड के साक्ष्य मिले। लाल मृदभांड मिले, लाल, रेड, लेकिन मुख्य रूप से उस समय जो मृदभांड लोकप्रिय थे, काले व लाल लोकप्रिय थे उस समय के। ठीक है, लाल मिले लेकिन अधिकतर जो उपयोग हुए काले और लाल प्रकार के। ठीक, देख लीजिए आप लोग, काले और लाल, ये लाल सिप, ये काले लाल। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, लाल भी मिले, लेकिन जो
अधिक जगह मिले और अधिक जगह मिले और समझ में आया कि काले लाल को लोग अधिक पसंद करते थे, तो काले और लाल अधिक लोकप्रिय थे। ठीक। तमिलनाडु के आदिचन्नलूर से लाल कलश में शव प्राप्त हुए। लाल कलश में, मैंने बताया ना, आदिचन्नलूर बहुत ही जरूरी स्थान है हम लोगों के लिए परीक्षा के संदर्भ से। ये जो कलश है इसमें शव रखे गए हैं, बड़ा सा कलश है, इसमें शव रख दिए गए हैं, उसमें एक छेद कर दिया गया है कि प्राण जो है वो धीरे धीरे जाए, मतलब प्राण तो चले गया था लेकिन ऐसा कुछ रहा होगा उनका अनुष्ठान जो भी है। ठीक। कहा? आदिचन्नलूर। ठीक है। मृतक संस्कार, मृतक शरीर के साक्ष्य कब्रों में उनके उपयोग किए हुए सामानों को दफनाने की प्रथा, जिससे इन सामानों से उनके आजीविका का पता चलता है। ठीक है, आजीविका का पता चलता है। जैसे क्या क्या दफनाते थे? लोहे के तीर, भाले, खुरचन, हसिया, त्रिशूल। बाद में त्रिशूल को शिव से संदर्भित किया गया, शिव से जोड़ा गया कि लोग उस समय जो शिव शिव शंकर जी का जो पूजा पर वो अधिक करते रहे होंगे। ठीक है, त्रिशूल भी प्राप्त हुआ। ठीक। सामानों से उनके आजीविका का पता चलता है कि कैसे वो कृषि करते थे, कैसे ये मतलब युद्ध कैसे करते थे, कैसे प्रयोग में लाते थे, तो उनके कब्रों में जो सामान गाड़े गए उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है। कृषि देख लेते हैं पॉइंट। ठीक है, वह उस समय के लोग कृषि कैसा करते थे। धान व रागी का उत्पादन, धान, चावल, गेहूं। ठीक। बहुत ही कम जमीन पर, बहुत ही कम जमीन पर, कम जमीन पर कैसे? जैसे जो साउथ वाला इलाका है वहां पेड़ ओड़ अधिक है, जैसे इस जो पश्चिम तरफ है वो सह्याद्री वाला इलाका हो गया। ठीक, नीलगिरी वाला इलाका, और जो इधर है वो पश्चिमी तट हो गया, उधर भी पर्वत अधिक है टूटे टूटे रूप में, खंड खंड में। तो जंगली इलाका था, तो लोग उस समय वहां जो दक्षिण के लोग रहे होंगे वो पेड़ों को काट कर झूम कसी करते रहे होंगे, फिर पे वहां की उर्वरता खत्म हुई होगी तो दूसरे जगह पलायन किए होंगे। ठीक है, बहुत ही कम जमीन पर कृषि के औजार, बहुत ही कम जमीन पर। ठीक। कृषि के औजार में क्या क्या प्राप्त हुए? जैसे दराती, कुल्हाड़ी, कुदाल व फाल। कुदाल व फाल इंपॉर्टेंट है। समय के अनुसार औजारों को भी समझना जरूरी है कि उस समय के औजार कैसे थे। पशुपालन, पशुपालन हम देखते हैं तो उस समय के जो पशु थे, गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते, सुअर, घोड़े, और विशेष रूप से घोड़े के कंकाल प्राप्त हुए, घोड़े के। ठीक। मैंने बताया ना कि वो जो समय था उस समय पांड्या और पल्लव जो उस समय के साम्राज्य वहां थे साउथ में, वो थे। तो भाई साम्राज्य है तो बड़ा साम्राज्य होगा, सेनापति, सेना, बड़ी सी सेना, लड़ाकू लोग, तो घोड़े के कंकाल भी प्राप्त हुए, तो उससे घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। लोग लड़ेंगे तो हाथी घोड़े तो लेके जाएंगे, तो घोड़े के कंकाल। औजार में क्या? लोहे के तीर, भाले, त्रिशूल। श्रम विभाजन देखते तो उस समय के लोग श्रम कैसा था, जीवन उनका कैसा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन समुदायों में सुनार, लोहार, योद्धा, किसान और बढ़ई सहित विभिन्न प्रकार के विशिष्ट समूह रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा महापाषाण काल, हमने बेसिक अधिक अधिक चीजों को देखा आज, बेसिक से लेके अधिक चीजों को कंप्लीट किया। ठीक, तो हमारा महापाषाण जो काल था वो आज कंप्लीट हुआ। ठीक, और भी आप लोग बताइए जो आप लोगों को अगर जानकारी मिले कहीं से कि महापाषाण काल में कौन कौन सी चीजें छूटी हैं या कौन कौन सी मैंने आप लोगों के अनुसार अधिक बताया, आप लोगों को नया जानने को मिला, ये भी बताइएगा आप लोग। हमने तो एक मोटा मोटी जो एग्जाम के संदर्भ में है वो आप लोगों को कराया। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा महापाषाण काल में? पहले तो समझा कि महापाषाण काल का जो समय था वो कौन सा समय था। ठीक, किस समय महापाषाण काल स्टार्ट हुआ। फिर हमने केंद्र देखा कि महापाषाण
जो केंद्र था वो कहाँ केंद्र था, केंद्रित था, जो महापाषाण काल फला फूला वो किस क्षेत्र में फूला, फला फूला, ठीक है, से दक्षिण भारत में, ठीक। फिर हमने देखा संस्कृतियों को समझा, ठीक। फिर महापाषाण के हमने प्रकार देखे, ठीक। फिर जो स्थान थे संबंधित महापाषाण काल से वो देखा हमने। फिर हमने कुछ कुछ पॉइंट देखे जैसे कि मृदभांड, जो मिट्टी के जो बर्तन थे वो सारी चीजें देखी। फिर हमने कृषि देखा, उनका कृषि देखा, मृतक संस्कार कृषि देखा, औजार और पशुपालन भी देखा। तो ये हमारा महापाषाण काल आज कंप्लीट हुआ। आगे हम इतिहास के सफर में आगे एक नया टॉपिक और इससे आगे का जो क्रमबद्धित रूप से आगे का जो क्लास होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। आज ये हमारा महापाषाण काल कंप्लीट होता है, ठीक। और आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मैं तो बढ़ा के चले जाता हूँ, लेकिन आप लोगों का बताना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को महापाषाण काल का जो ये क्लास था कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारी क्लास को जितना से जितना आप लोग शेयर करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, ठीक। नई चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक। नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए अपने जो अपने भाव हैं और अपने विचार हैं वो हमसे शेयर करेंगे, ठीक। तो चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं, महापाषाण काल जो हमारा कक्षा था। आगे हम कल मिलेंगे, ठीक है, ठीक है।